नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और आपका राज्य आपकी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। हरियाणा में इसी साल लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में पलवल में बीजेपी जिलाध्यक्ष शरण सिंह तेवतिया ने जिला पदाधिकारियों की नियुक्ति की घोषणा कर दी है। उन्होंने पलवल जिले के तीनों और फरीदाबाद की लोकसभा सीट से बीजेपी की जीत का दावा किया। शरण सिंह तेवतिया ने बताया कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी से विचार विमर्श करने के बाद पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि जनता सरकार की नीतियों की तारीफ कर रही है, लिहाजा लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। नवनियुक्त पदाधिकारियों को बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, हमारे प्रभारी विप्लव देव जी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी जी, हमारे केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी और सभी विधायक जनों से विचार विमर्श करके जो नई कार्यकारिणी का गठन किया है, उसके लिए मैं सभी शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी अपने कार्यकर्ता साथी जिनको जिम्मेवारी मिली है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि जो टीम गठित हुई है और अपने साथियों पर पूरा भरोसा है, जिस तरह से मुझे 3 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष की मुझे जिम्मेदारी मिली थी, जिस तरह से मुझे कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया, उनके लिए मैं देवतुल्य कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बीजेपी देश भर में दीवार लेखन कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसके तहत जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र के सेक्टर 13 में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने भी शिरकत की। इस दौरान दीवारों पर एक बार फिर से मोदी सरकार लिखा गया। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एक बार फिर से मोदी सरकार की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। आज हमारा द्वार लेखन का कार्य चल रहा है, जिसके तहत आज हमारे क्षेत्र मंडल के द्वारा दीपक चौहान जी, इनकी पूरी टीम ने, हमारी बहन रेणु कुंगर जी, सभी साथी साथ में खड़े हैं। सभी के मार्गदर्शन के अंदर यहाँ पर भी आज द्वार लेखन का कार्य शुरू किया, जिसमें एक बार फिर से मोदी सरकार ऐसा मार्गदर्शन हमने दिया है। और मैं ये कहूँगा 2041 का विजन लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में अभी देश के अंदर इलेक्शन पार्लियामेंट के होने वाले हैं और मैं दावे से कहूँगा 400 पार सीटों पार जीतेंगे। और आज देखिए किस प्रकार से पूरा देश राममय हो चुका है। पलवल में बीच सड़क पर बिजली के खंभे लोगों की टेंशन बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल स्टेट हाईवे निर्माण के बाद विस्तार हो रहा था। हथीन स्टेट हाईवे से जुड़ा हुआ यह मामला है। इस हथीन स्टेट हाईवे का विस्तार करीब 74 करोड़ की लागत से किया गया था। निर्माण कार्य के दौरान रास्ते से करीब 425 खंभे हटाए जाने थे, जिनमें से निर्माण कार्य में बाधा बन रहे ज्यादातर खंभे हटा भी दिए गए थे। लेकिन हथीन बस अड्डे से जयंती मोड़ तक बहिन के लिए जाने वाली सड़क के बीचों बीच 33 केवी के कई खंभे अभी भी लगे हुए हैं। खंभे की वजह से सड़क हादसे भी होते हैं। स्थानीय लोगों ने खंभों को हटाने की मांग की है। भैया इनसे खतरा तो है ही, एक्सीडेंट का खतरा। कोई हादसे हुए हैं? एक आदमी मर गया था पहले, बिजली वाले में से, इनमें से ही जो ये लाइन चालू लाइन में ठेकेदार में से काम ठेकेदार। कैसे हुआ था उसे? इतना तो पता ना भाई। भैया दुकान इतनी खुली नहीं, इतने तो पहले ही हो गया था वो। ये कितने दिन हो गए ऐसे लगे हुए हैं? ये लग तो भैया पहले ही रहे हैं। अब ये रोड बनाए बाद में, रोड बाद में बनने के बाद इसका ये हटा रहे थे ना, कुछ लाइन तो बदल दी है, कुछ रह रही है। ये केवल 33 केवी की लाइन है जो थोड़ी रोड पर रह गई है। उसका HSRDC डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से लिखित में दिया था कि उसकी कॉस्ट वही बियर करेंगे उसको शिफ्ट करने की। ये मेमोरेंडम बना के हमने हिसार हेड ऑफिस भेज दिया था और BOD में भी वो कल या परसों पास हो चुका है, अप्रूव हो गया है। तो अब वहाँ से डायरेक्शन आएंगी, तो जो हमने एस्टिमेट ऑलरेडी बनाया हुआ है उसको हम जल्द से जल्द करा देंगे। जांजगीर चांपा से हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अवैध खनन पर अंकुश कब लगेगा, और इस बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है जिससे प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर के, विभागीय कार्यशैली को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं।
दरअसल वायरल वीडियो में जिला खनिज अधिकारी पूरे स्टाफ के साथ पिकनिक मनाते और नहाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि उन्हीं के बगल में अवैध खनन किया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने संज्ञान लिया है। दरअसल कलेक्टर ने विधानसभा सत्र से पहले छुट्टी पर प्रतिबंध लगाया था। बावजूद इसके खनिज अमला कलेक्टर के आदेश को दरकिनार कर पिकनिक मनाता हुआ नजर आ रहा है, जबकि बगल में ही अवैध तरीके से रेत का खनन किया जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि मामले में कार्रवाई कब तक होती है। जिला प्रशासन को मीडिया के माध्यम से ही सूचना मिली है कि कल संडे के दिन जो है कहीं माइनिंग की स्टाफ पिकनिक मना रहे थे। उसी के बगल में जो है वो अवैध रेत का वो उत्खनन भी हो रहा था। यह जिला प्रशासन के संज्ञान में आया है ना, और कुछ वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। इसके संबंध में जो है जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी, जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करने। बुलेटिन में बाद हरियाणा की रेवाड़ी की भी कर लेते हैं, जहां अवैध शराब के खिलाफ एक्साइज टीम और पुलिस की टीम का एक्शन देखने को मिला है। दरअसल पुलिस को बंद पड़े स्कूल से अवैध शराब के कारोबार की जानकारी मिली थी। पुलिस और एक्साइज टीम ने छापेमारी कर नकली फैक्ट्री का पर्दाफाश कर दिया है। मौके से शराब की खाली बोतलें, फर्जी होलोग्राम, ढक्कन का जखीरा और एक कार के अलावा 1.5 लाख नकदी बरामद की गई है। पुलिस ने अवैध शराब के गिरोह को चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। 2 फरार लोगों की तलाश की जा रही है। मामला रेवाड़ी के कोसली थाना इलाके का है, जहां पावर हाउस के पास पिछले कुछ सालों से प्राइवेट स्कूल बंद पड़ा हुआ था और इस स्कूल को किराए पर दिया गया था। इस स्कूल में रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और झज्जर के कुछ लोग शराब की फैक्ट्री चला रहे थे। अब पुलिस ने शराब की फैक्ट्री का खुलासा कर दिया है। देखिए, हमें कल शाम को सूचना मिली कि भाई एक स्कूल है जो कि काफ़ी लंबे समय से खाली पड़ा है और उसको किसी ने किराए पे लिया हुआ है। तो सूचना मिलने पर कि भाई वहाँ पर शराब की कुछ बोतलें रखी हैं और वहाँ पर लोग अवैध शराब बनाने का काम कर रहे हैं। तो सूचना पर मिलने पर हमने सीआईए स्टाफ को, हमारे और एक्साइज स्टाफ को और हमारे कोसली से पुलिस स्टाफ एक टीम बनाई हमने और मौके पर पहुँचे। जो मौके पर पहुँचा तो देखा कि एक लड़का कार को लेकर के निकल रहा था वहाँ से, जिसको हमने काबू किया। तो उसका नाम हमें सोमवीर मालूम हुआ, जिसकी कार से करीब 1.5 लाख रुपए बरामद हुए और 10 शराब की पेटियां रिकवर हुई उससे। और मौका पर जब उससे हमने आगे जब पूछताछ की तो पूछने पर हमें शराब के बोतलों के ढक्कन, जो कि करीब 10,500 के आसपास है, शराब पर की बोतलों पर जो होलोग्राम लगते हैं वो करीब 1,15,000 के आसपास है। शराब की बोतलों पर जो लेबल लगता है वो करीब 1,18,000 के आसपास था। और शराब की खाली बोतलें करीब 1,800 मिली हमें, और खाली कांच की बोतलें जो कि 1,650 मिली। ओल्ड मॉन्क 3X रम की कुल जो गत्ता की जो पेटियां होती हैं जो खाली होती हैं, जो बोतलों को पैक करने के बाद जब उन्हें सील किया जाता है तो वो करीब 2,895 मिले। और 2 मशीनें ऐसी मिली जिनसे कि हम बोतलों को सील कर सकते हैं। और इसके बाद हमें 77 शराब की पेटियां जो कि मैकडॉल ब्रांड की मिली और कंटेसा की 13 पेटियां मिली हैं। 27 पेटियां हमें ओल्ड मॉन्क की मिली हैं, जो रेवाड़ी पुलिस की बहुत बड़ी खेप को पकड़ा है। सर, अभी तक की जांच में कितने और आरोपी संलिप्त थे पूरे मामले के अंदर? देखिए, हमें कल शाम को सूचना मिली कि भाई एक स्कूल है जो कि काफ़ी लंबे समय से खाली पड़ा है और उसको किसी ने किराए पे लिया हुआ है। तो सूचना मिलने पर कि भाई वहाँ पर बुलेटिन में बाद गरियाबंद की भी कर लेते हैं, जहां सागौन की लकड़ी की अवैध कटाई का मामला सामने आया है और विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। तो गरियाबंद के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व से यह खबर है, जहां उड़ीसा से लगे कोर एरिया में सागौन की लकड़ी के अवैध कटान का मामला सामने आया था। जानकारी के मुताबिक पिछले 6 महीने में बड़ी मात्रा में सागौन की लकड़ी काटी जा रही है। मामले को लेकर वन विभाग के अरसी कन्हार रेंज के एसडीओ, डिप्टी रेंजर, वन रक्षक और एक वन चौकीदार पर मिलीभगत का आरोप लगा है। मामले को लेकर वन विभाग के उपनिदेशक वरुण जैन ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक को 350 पन्ने की जांच रिपोर्ट भेजी है। संलिप्त लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि सितंबर में वन विभाग की एंटी पोचिंग टीम ने ओडिशा के नवरंगपुर जिले के सोनपुर में छापा मारा था, जहां से बड़ी मात्रा में सागौन, चिरान और फर्नीचर जब्त किया गया था।
उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के रिसगांव कोर रेंज के एक प्रकरण सामने आया जिसमें सागौन तस्करी में विभागीय अधिकारियों की भी जो है संलिप्तता पाई जा रही है। इसमें संदेह के जो बिंदु हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे कि वहाँ के जो दैनिक वेतन भोगी श्रमिक हैं उनके द्वारा 6-7 माह से जो है ये बात पता होने के बावजूद जो है उच्च अधिकारियों को ना बताना। फिर जब वन चौकीदार द्वारा जब डिप्टी रेंजर से जो है रीइंफोर्समेंट मांगा गया तस्करों को पकड़ने के लिए तो उनके द्वारा उनको गुमराह करना। फिर एसडीओ द्वारा पूरी जो है छापेमारी कार्रवाई पर ही जो है सवाल खड़े करना और एंटी पोचिंग टीम पर जो है सवाल खड़े करना, ये भी जो है संदेह के दायरे में आता है। इसके अलावा जो बीट गार्ड हैं उनके द्वारा भी जो है कोई सूचना अपने उच्च अधिकारी को ना देना, ये सब जो है इशारा कर रहा है कि इसमें संलिप्तता कहीं ना कहीं जो है इन अधिकारियों की इस तस्करी प्रकरण में अवश्य है, क्योंकि छापेमारी के समय जो है गांव वालों ने जो है पूरी टीम को घेर लिया था और उन्होंने बोला था कि इस तरीके से जो है आप सिर्फ छापामारी करके जो है आप ये काम बंद नहीं करा सकते जब तक आपके खुद के लोगों को आप नहीं पकड़ते हो तब। उदंती सीता रोहतक के सांपला में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। दरअसल एक हलवाई से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पहले बदमाशों ने हलवाई की दुकान पर फायरिंग की, उसके बाद एक पर्चा हलवाई की दुकान पर फेंक दिया था जिसमें 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दुकान के मालिक के मुताबिक इससे पहले भी उससे रंगदारी की मांग की जा चुकी है। बता दें कि फायरिंग के बाद बदमाश एक पर्चा दुकान के बाहर डालकर फरार हो गए थे। पर्चे में 1 करोड़ रुपए रंगदारी की मांग की गई थी और भाऊ गैंग का नाम लिखा हुआ था। मैंने जैसे ही शटर खोल लिया जी, एक गाड़ी आगे रुकी, स्कॉर्पियो काली शीशे से काली गाड़ी थी। वो 2 मिनट खड़ी हुई, मैं भी देखा एक बार, मैंने कहा कोई गाहक होगा या कुछ होगा। मैं फिर 1 सेकंड ही देखा, मैंने नहीं देखा फिर उसकी तरफ। अच्छा। मैं अपना यहाँ पे खड़ा था, इतने में गाड़ी उसने थोड़ी सी बैग ली, जो दूसरा शटर बंद था उस पर राउंड फायर हुए हैं 2। अच्छा अच्छा। और एक पर्ची फेंकी है जी, उन्हें गले में बांध गए। क्या पर्ची में क्या लिखा हुआ है? पर्ची में मैंने वो दूध वाले ने खोल ली, मैंने देखा है, उस पर लिखा है 1 करोड़ रुपए का इंतजाम रखना और नहीं तो दुकान चलाने वाले को मार दिया जाएगा। उसमें नाम भी है किसी का? उस पर नाम था जी अमन भैंसवाड़ और भाऊ गैंग सिंस 2020 लिखा था जी उस पर। तो क्या पुलिस को सूचना दे दी है? हाँ जी, सूचना दे दी जी, वो भी उसी टाइम आ गए थे जी, तुरंत मौके पे। तो क्या अभी पुलिस सुरक्षा की मांग की है आप लोगों ने? हाँ जी, करी है जी। पहले भी एक बार घटना हो चुकी है ना? पहले एक बार वैसे ही कोई आया था जी, दुकान पे काउंटर पे पिस्टल रखी थी जी उसने। बस सुबह को 6:20 के आसपास स्कॉर्पियो में आए हैं और गोली चला के चले गए। इस पर कार्रवाई करेंगे जो भी पड़ेगी। क्या सीसीटीवी में कुछ कैद हुआ है? अभी देख रहे हैं, सुबह दुकान खुलेंगी सारी तो एकदम से देखेंगे कि इस पर कोई आता है नंबर पर। आरा में भी बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। यहां पर बदमाशों ने एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप के दुकानदार को गोली मार दी। दुकानदार की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मामला गढ़हनी थाना इलाके के गोला बाजार स्थित पुल के पास का है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक घायल युवक अनूप कुमार चरपोखरी थाना इलाके के बाल बांध का रहने वाला है, जिसकी गढ़हनी गोला बाजार में इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान है। इस घटना के बाद व्यापारी संगठन में नाराजगी देखने को मिल रही है। व्यापारियों ने बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर सड़क को जाम कर दिया। पुलिस ने बदमाशों की गिरफ्तारी का आश्वासन मिलने के बाद व्यापारियों ने प्रदर्शन खत्म किया है। है कि अभी एक सूचना प्राप्त हुई है कि गढ़नी थाना अंतर्गत गढ़नी जो बाजार है, बाल बांध है, तो बाल बांध गांव है, वहां के रहने वाले एक सत्येंद्र यादव के पुत्र अनूप कुमार बाजार के पास खड़े थे और उसी समय एक लड़का आता है बाइक से और उनको एक गोली मार देता है। और उसके बाद तत्काल जो पुलिस को सूचना मिलती है और पुलिस जो घायल व्यक्ति है उनको ले जाके अस्पताल में अभी एडमिट करा दिया गया है। और अभी जो घायल व्यक्ति हुआ खतरे से बाहर है और जो अभियुक्त जो गोली मारा था उसकी बाइक हम लोग बरामद कर लिए हैं और अभियुक्त का पता अभी सत्यापन कर रही है हमारी टीम और हम लोग आशा करते हैं जल्द ही जो है जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बाद एग्जैक्टली पता चलेगा घटना का कारण क्या था, कोई विवाद था, तो हमारी टीम काम कर रही, बहुत जल्द ही जो है इसको गिरफ्तार करने में सफल होगी। गढ़हनी का एक यंग लड़का है, उसको गोली लगी है बाएं तरफ छाती में, जिसकी वजह से काफ़ी ब्लीडिंग हो गया था। अभी तो गोली निकाल दी गई है और छाती के अंदर ट्यूब डाल दिया गया है थोड़ा में। तत्काल ब्लीडिंग हो रहा है लेकिन फॉर टाइमिंग बंद हो जाएगा धीरे धीरे।
और 2-3 यूनिट ब्लड का हम लोग ने अरेंज कर दिया है। एक ब्लड उसको चढ़ाएंगे। बीपी पल्स अभी स्टेबल है। बुलेटिन में बाद मध्य प्रदेश के जबलपुर की भी कर लेते हैं, जहां सेंट्रल जोन के 22 विश्वविद्यालयों के बीच युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 50 सदस्यीय दल ने 22 विधाओं में हिस्सा लिया, जिसमें महाकौशल की पहचान रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का गौरव अहीर लोक नृत्य ने 22 यूनिवर्सिटी को पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया। समूह लोक नृत्य में हुए रोचक मुकाबले में जहां एक और समूह नृत्य को पहला स्थान मिला, वहीं उनकी अविस्मरणीय प्रस्तुति की वजह से प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ते हुए लोक नृत्य विधा में ओवरऑल चैंपियनशिप रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को मिली। भारत सरकार द्वारा 37वें जोनल यूथ फेस्टिवल जो कि मेरठ में आयोजित हुआ था, जिसमें रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 50 सदस्यीय दल ने हिस्सा लिया था, और आप देख रहे हैं कि 7 विधाओं में कलाकारों ने बाजी मारी है, जिसमें एकल गायन, एकल पाश्चात्य गायन, स्किट है, संगीत है और लोक नृत्य, जो कि आप देख रहे हैं कि बहुत सालों से 25 वर्षों से लगभग अहीर लोक नृत्य के कलाकार निरंतर अपनी प्रस्तुतियों को दे रहे हैं, और उसमें ओवरऑल चैंपियनशिप इस दल को प्राप्त हुई है। पूरे देश के लिए और पूरी संस्कारधानी के लिए गर्व का विषय। तबले में हमारी बिटिया का सेकंड लगा है। इस तरीके से कुल 4 विधाएं ऐसी जिसमें हम नेशनल में फिर से पार्टिसिपेट करेंगे। आप देख रहे हैं कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जहां हमारे सभी माननीय कुलपति जी, हमारे छात्र कल्याण अधिष्ठाता और डॉक्टर R.K. गुप्ता सर के मार्गदर्शन में पूरी टीम गई थी और जिसने एक अविस्मरणीय उपलब्धि प्राप्त की। आप देख रहे हैं बेटियों ने बहुत बड़े स्तर पर इसमें अपनी पार्टिसिपेट किया था, भागीदारी की थी, और हम इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि ये बच्चे नेशनल में भी संस्कारधानी का और विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें। आज क्या ट्रेन कहाँ से लौटे आप? ये मेरठ से हम लोग अभी लौटे और आप देख रहे हैं पूरा एक उल्लास का वातावरण है। सभी अभिभावकों ने, संस्कारधानी वासियों ने बच्चों का स्वागत के लिए, इसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इसी तरह कलाकारों का उत्साह, मनोबल बढ़ाते रहें। भारत सरकार द्वारा 37वें जोनल यूथ फेस्टिवल जो कि मेरठ में आयोजित हुआ था, जिसमें रानी दुर्गावती। बुलेटिन के आखिर में बाद हरियाणा के कुरुक्षेत्र से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई है। हादसा रादौर रोड पर खेड़ी दबदलान गांव के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की टक्कर हो गई थी, जिसमें दोनों महिलाओं की मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया था, जिसकी तलाश की जा रही है। सीमा देवी और सरला देवी अपने काम के लिए जाने लग रही थी। सुबह घर से 7:45 बजे निकली थी ये, और ये एल्युमिनियम फैक्ट्री में काम करती थी एज ए हेल्पर के तौर पर। तो रास्ते में जो है एक ट्राला रेते से भरा आ रहा था, जो साइड ना मिलने की वजह से, चालक का अनबैलेंस होने की वजह से जो है वो दोनों इसकी ट्रैक्टर ट्राले के चपेट में आ जाने से उनकी मौके पे एट द स्पॉट डेथ हो जाती है। और हमारे को पता लगता है तो टाइम पे हम पहुंचते हैं, पुलिस बुलाते हैं, 112 पे फ़ोन करके पुलिस पहुंच जाती है। उसके बाद पुलिस देखती है तो 112 वाले जो है थाने में फ़ोन करते हैं, तो आईओ मौके पर पहुंचते हैं। आईओ परवेश कुमार जी हैं और हमारे कमलनाथ जी हैं, इन्होंने मौके का निरीक्षण किया और इसकी रिपोर्ट बाकी की पेश करेंगे। सूचना मिली थी ना, जब तुरंत मौके पर हम पहुंच गए थे। यहाँ पे 2 लेडीज़ की ऐसे एक्सीडेंट हो गया बाइक के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली का, तो दोनों मौके पर एक्सपायर हो चुकी है और दोनों को एम्बुलेंस में ले जाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अगली कार्रवाई कर रहे हैं। सीमा देवी और सरला देवी अपने काम के लिए जाने लग रही थी। सुबह घर से 7:45 बजे निकली थी ये, और ये एल्युमिनियम फैक्ट्री में काम करती। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।